Hello everyone, this is CACS Shweta Jain. I am dedicated at HGPA and here we are on a journey to prepare audit together. So अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए एंड विल गेट ऑल द लिंक्स। अभी तक हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑडिट के बेसिक्स कवर कर चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम पार्ट 3 के थ्रू, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में, एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, नोटबुक्स, ऐसे ही बहुत सारे बैकग्राउंड ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट टुडे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स या फिर कोई भी ऐसा पेपर जो हमें हमारे डिसीजन तक पहुंचने में मदद करता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे, आई वुड से रादर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे हम लोग हमारी फाइनल रिपोर्ट, फाइनल ओपिनियन रेडी करते हैं, उसको हम लोग ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड? भाई रिकॉर्ड तो है, वर्किंग पेपर्स कहा तो रिकॉर्ड तो होने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड किसका रहेगा? हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। Auditors retain a set of working papers of each audit engagement। यानी जब यहाँ पे मैं each audit engagement के बारे में बात कर रही हूँ तो ये each क्या रिप्रेजेंट करता है? My every client। So every client, okay? मेरे जितने भी clients हैं उन सबके audit papers जो है मैं वो preserve करने वाली हूँ। The audit working papers for current year are referred to as the current working papers। ये जो हमारे current year के audit working papers है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? Current working papers। Working papers that are relevant to more than one audit engagement are often kept separately in a file referred as permanent working papers। Definitely, जो आप बार बार करते हैं यूज, उन पेपर्स को हम लोग अलग से फाइल में रख देते हैं जो हमारे फॉरएवर रेफरेंस के लिए होती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए होगा वहां पे आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनी का मुझे कॉन्स्टिट्यूशन समझने में हेल्प करेंगे। ऐसे सारी चीजें जो है ये मेरे परमानेंट वर्किंग फाइल का पार्ट बन जाती है, परमानेंट वर्किंग पेपर्स का पार्ट बन जाती है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स को अभी तक हम लोगों ने दो इसमें क्लासिफाई कर लिया है। सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी करंट, जो इस साल का है, इस साल से जो मुझे मिलने वाली इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेगा। दूसरा जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो भी नोट डाउन करते जाइए। और जो मैं आपके लिए साइड में लिख रही हूँ, जो साइड में ये मैं मेंशन कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट योर छोटा छोटा पॉइंटर्स जो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। एग्जाम के लिए जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये पॉइंट, ये पीरियड क्रूशियल तो है ही है, साथ में एग्जाम का जो वो हफ्ता 10 दिन का फेज होता है उस समय हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। The audit working papers that is current or permanent for a client audit engagement are sufficiently detailed होते हैं definitely to enable another appropriately experienced and competent auditor that is not familiar with the client to obtain overall understanding of the engagement। मतलब हम ऐसे पेपर्स बना रहे हैं कि भाई हम नहीं, अगर हमारे अलावा कोई दूसरा इंसान भी इस चीज को रेफर करता है, यूज करता है कल्चर के, तो ये उसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन। भाई हमने को ये कहना है कि ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इफ इन केस इनकम्पिटेंस का हम लोगों ने ऑडिटर के अगेंस्ट में। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे इनकम्पिटेंस क्या हो रहा है? ये सब मान के चलते हैं, हमने हमारा एक ओपिनियन दिया शेयर होल्डर्स को, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कहता है नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओपिनियन अबाउट द कंपनी, हम लोग तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे कमी है, ये पार्ट ठीक से नहीं हो रहा है? आपके पास में क्या सबूत है? तो हमारे पास में सबूत क्या है? एज एन ऑडिटर वी हैव द सबूत एज ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस क्या होता है? हमारे वर्किंग पेपर्स। भाई देखिए हमने किस तरीके से कैलकुलेशंस किए हैं, किस तरीके से हमने पूरे रिपोर्ट्स को, पूरे आपके इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया है और हम कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। सो योर ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एविडेंस। सो SA यानी आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230
230 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 कौन सा है भाई मेरा? मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है. इश्यूड बाय ICAI deals with the working papers. As per this standard, an audit documentation refers to the working papers prepared or obtained and retained by the auditors for his audit work. अब इसमें 3 काम जो है हमारा वर्किंग पेपर हेल्प करता है उस चीज में. सबसे पहले सबसे बेसिक चीज प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से कौन से एरिया को टेस्ट चेक करना है, कहाँ पे डिटेल चेक करनी है, ये हम लोग वर्किंग पेपर्स के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं. सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क. सी ऑडिट जो हम लोग करते हैं, ऑडिट में क्या हमारा जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वही काम करने वाला है? नहीं. आपके 2 तरीके के लोग होते हैं जो ऑडिट में आपकी हेल्प करते हैं. वैसे तो आप इस बारे में पार्ट 2 में भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं. जब हम लोग ऑडिट करते हैं 2 चीजें होती है. एक तो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है. 1 सेकेंड. एक तो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर होता है भाई, जो मेन ऑडिटर जिसको हम लोगों ने अपॉइंट किया हुआ है. मेन ऑडिटर है हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर. ये प्रिंसिपल ऑडिटर है हमारे लिए. और जो दूसरा इंसान रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी माय असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट्स. ये वो लोग होंगे जो कि मेरे को हेल्प करेंगे विथ रिगार्ड टू. 1 second, let me see what is the problem. ओके, जो मुझे हेल्प करेंगे ऑडिट को ठीक तरीके से कंटिन्यू करने में, ऑडिट को मेरे को सपोर्टिंग करेंगे, मतलब मेरे लिए जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो काम करेंगे, बेसिक टेस्ट चेक करना चालू करेंगे. तो इनके काम को, जो हमारे ऑडिट असिस्टेंट्स हैं उनके काम को अगर मुझे चेक करना है तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ माय वर्किंग पेपर्स. एंड ऑल्सो लास्ट वाला पॉइंट जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, एविडेंस of the audit work performed by the auditor to support his opinion. Further, as per SA 230, अब ये SA 230 किस बारे में बात करता है? This specifically talks about हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, यानी हम लोगों ने जिस पेपर वर्क पे, जिन चीजों पे बेसिस अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट किया उनको हमको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, सेव करना है, उस बारे में बताता है. क्या कहते हैं भाई हमारे SA 230, देखते हैं. वर्किंग पेपर्स आर द मोमेंटस रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर व्हिच हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग दैट रीजनेबली लॉजिकल एंड वेरीफाइबल कंक्लूजन. यानी देखिए मैंने कहा है आपसे वेरीफाइबल कंक्लूजन के बारे में बात कर दी हूँ, यानी मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, मैं किस तरीके से लॉजिकली अपने ओपिनियन पे पहुंच रही हूँ, इस बारे में मैं आपको इन वर्किंग पेपर्स के थ्रू बताने वाली हूँ. Our momentous record of the auditor which help in establishing that reasonably logical and verifiable conclusions were reached on the basis of relevant audit evidence. These working papers also facilitate audit planning and supervision of the audit work. तो 3 keywords यहाँ पे मेरे लिए जो important है, मेरे लिए audit working papers जो है किस तरीके से काम करते हैं. सबसे पहले मेरे लिए एक plan ready कर देते हैं. देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको. जस्ट 1 सेकेंड. यहाँ पे मेरे लिए प्लान रेडी कर देते हैं, मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ ये बारे में मुझे एक्सप्लेन करते हैं. साथ ही साथ में मुझे ये बताते हैं कि मुझे रिव्यू किस तरीके से करना है. ओके, और लास्ट में मेरे लिए क्या हेल्प करते हैं, वो लोग मेरे को सेव भी कर सकते हैं, एविडेंस के तौर पे भी काम करते हैं. सो दिस इज विद रिगार्ड टू ऑडिट वर्किंग पेपर्स. ओके, अभी नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ दैट इज What are the types of working paper files? ये हम लोगों ने देखा है, कुछ चीजें हम लोग परमानेंट रिकॉर्ड पे मेंटेन कर देते हैं, कुछ चीजें जो है हम लोग ऑडिट फाइल पे मेंटेन करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स वी कीप इन
परमानेंट ऑडिट फाइल। अभी परमानेंट ऑडिट फाइल में हम लोगों ने देखा है भाई, जो लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कंपनी का या हमारी एंटिटी का, उसको हम लोग सेव करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो लीगल पेपर वर्क है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 99% ऑफ द टाइम्स चेंज नहीं होने वाली है आपकी। तो जब ये चेंज नहीं होने वाली है तो इसको हम लोग वेरी कूलली एंड कामली हमारे परमानेंट वर्किंग फाइल में डाल देते हैं। बट आपकी करंट वर्किंग फाइल में या करंट ऑडिट फाइल में क्या जाएगा, जैसे कि आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है या आपके हर ऑडिट का जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा, वो सारी चीजें करंट ऑडिट फाइल में जाएगी। अभी परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनने वाला है एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स एंड मिनट्स रेलेवेंट टू द ऑडिट। ऑल्सो करंट ऑडिट फाइल में जाएगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स इन मीटिंग्स, in the minutes of board meetings and general meetings relevant to the audit. परमानेंट ऑडिट फाइल में मेरे पास में होगा अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। जो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स है, इसके बारे में हम आज इसके सेशन में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑल्सो कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, जो मैं पास्ट वर्किंग कर रही हूँ, मेरे पिछले कुछ सालों से क्या ट्रेंड और रिपोर्ट चले आ रहा है, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। एंड कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स। अब करंट वर्किंग फाइल में जब मैं मैनेजमेंट लेटर्स के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट माय एमआरएल्स, दैट मीन्स माय मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मेरे परमानेंट वर्किंग फाइल में मेरे पास में रहेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, जो मेरे पास में पिछले डेटा से मैं ट्रेंड निकाल रही हूँ या पिछले पुराने 4 साल 5 साल का डेटा है, वो इसका पार्ट बन जाएगा, सो दैट आई अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज ऑपरेटिंग ओवरऑल बेसिस पे। एंड आपका करंट ऑडिट प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से आप ऑडिट करने वाले हैं एंटिटी का, वो आप लोग यूज करेंगे, वो आप लोग प्रिजर्व करेंगे आपके करंट ऑडिट फाइल में। आपके परमानेंट ऑडिट फाइल का हिस्सा वो बन जाएंगे कि जो पिछला आप लोगों ने फाइनेंशियल डेटा देखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं, उसमें कुछ आपके प्रॉपर परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस है जो आपको ऐसा लगता है आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में भी ऑडिट में, आप उसको यहाँ पे सेव करेंगे। ऑल्सो आपके करंट ऑडिट फाइल में आपका जो कंक्लूजन्स है, जिसमें आप लोगों को अभी के लिए रेलेवेंट है, भाई अभी आप किस तरीके से फॉर्मुलेट करने वाले ओपिनियन, अभी के लिए जो रेलेवेंट है वो आप यहाँ पे सेव करोगे। ओके, सो वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ये बात को ध्यान रखिए दोस्तों, आपके जो वर्किंग पेपर्स है वो प्रॉपर्टी किसके हैं, आपके ऑडिटर की है। द पोर्शंस एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हिच कैन बी हैड एट हिज डिस्क्रिप्शन। अगर कंपनी को चाहिए है कुछ ऑडिट वर्किंग पेपर्स का, उसके इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिटर की, और अगर ऑडिटर कंफर्टेबल है तो ही कैन वेरी वेल शेयर विद द कंपनी। दीज वर्किंग पेपर्स शुड बी कीप इन सेफ कस्टडी। आप इसको सेफ कस्टडी में रखेंगे एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर for such time as it is sufficient to meet the requirements of the practice or satisfy any related legal or professional requirement of record. However, if required by some legislation, the auditor has to make working papers available to the regulatory authority. If required, आपको regulatory authority को तो share करना पड़ सकता है। So ICAI has prescribed that the members have to retain the working papers. ICAI क्या कहता है? For a period of 7 years, हमें 7 सालों तक संभाल के रखना है। तो जो मेरे ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो कब तक मेरे पास रहेंगे, 7 सालों तक रहेंगे। अदरवाइज अगर मैं नहीं सेव कर रही हूँ तो जो मेंबर है, जो मेंबर इन प्रैक्टिस है, जो हमारा ऑडिटर है, वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगा। यानी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या है कि आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, आपने आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं की है। ओके, अभी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो एज पर ICAI हमें कब तक सेव करने हैं, कब तक प्रिजर्व करने हैं, फॉर मिनिमम 7 years। अदरवाइज the chartered accountant will be guilty of professional misconduct। तो ये डिटेल आप ध्यान से रखिएगा अपने पास में। So next we are going to talk about an important concept which is called as audit notebook। अब जैसे आपकी नोटबुक है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डेटा आपका स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करनी है और इसको आगे यूज करना है। An audit notebook is usually a bound book, मतलब आपकी जो स्पाइरल बुक होगी या फिर आपकी जो हार्ड बुक्स होती है वैसी बुक्स होगी। Large variety of matters observed during the course of audit are recorded। आपके जो ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये जो है ऑडिट नोटबुक परमानेंट
रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर है, और हर इंडिविजुअल ऑडिट के लिए ऑडिटर क्या करता है, एक सेपरेट ऑडिट नोटबुक बनाता है। यानी अगर मेरे पास में 10 क्लाइंट्स हैं तो मेरी 10 ऑडिट नोटबुक्स होगी, ताकि मैं उनका डेटा जो है सेपरेटली ठीक तरीके से मेंटेन कर पाऊं। It has to be like your audit working papers. This has to be maintained clearly, completely and systematically. And audit notebook is great evidential tool. Again, ये ध्यान देखिए, ये अपने auditor की position को safeguard करते हैं. Available as a defense with the auditors in event of any charge brought against them. यानी अगर मैं audit evidence के तौर पे बात करूँ, भाई अगर मुझे मेरे auditor की जो position है वो safeguard करनी है, उस बारे में बात करूँ, तो मैं अभी तक 2 चीजों के बारे में जानती हूँ जो मैं use कर सकती हूँ. First one is going to be audit working papers, और साथ ही साथ में मुझे क्या हेल्प करने वाले हैं, मुझे हेल्प करने वाले हैं मेरे ऑडिट नोटबुक्स. ओके, कंटेंट्स क्या होते हैं ऑडिट नोटबुक के? नेम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एमओए एंड योर एओए, कम्युनिकेशंस विद द प्रीवियस ऑडिटर, मतलब हमारे से पहले अगर कोई और ऑडिटर था तो उसके साथ जो मैंने कम्युनिकेशन किया होगा उसको मैं नोट डाउन करूंगी. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट, उसको भी हम रिकॉर्ड फॉर करेंगे. List of books of accounts maintained by the enterprise, key managerial person, accounting systems, methodology, आपके internal control. I would say everything which is related to the entity you are auditing. Matters requiring specific explanations and clarifications, and special points that need attention in the audit report. So it is going to be entirely all about what you are looking at the client. आपने client से क्या information collect की है, वो सारी चीजें जो रहेगी यहाँ पे आ जाएगी. ऑडिट रिस्क क्या होता है भाई? ऑडिट रिस्क जो है ना हमारा, इसको हम लोग अगर पेपर पे प्रेजेंट करना चाहें तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. किस तरीके से? देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, AR इज इक्वल टू IR इंटू योर CR इंटू योर DR. यानी आपका ऑडिट रिस्क इन तीनों रिस्क को कंबाइन करके बनाया जाता है. ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट what is that audit risk? कि what if an auditor gives an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. अभी ये जो हमारा misstatement है, ये because of fraud and error हो सकता है. समझ लीजिए, इसका कहने का इंटेंशन क्या है कि भाई आपकी एंटिटी फ्रॉड एंड एरर कर रही है और ऑडिटर ने उस पे अपना ओपिनियन दे दिया कि नहीं सब कुछ बराबर है, तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, ये तो गलत ओपिनियन होगा ऑडिटर का, और ये रिस्क ऑडिटर के ऊपर हमेशा बना रहने वाला है. व्हाई दिस रिस्क इज गोइंग टू बी ऑन द ऑडिटर? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि डीपली लेड फ्रॉड है, या इस तरीके से टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है फ्रॉड में कि ऑडिटर उसको पहचान ही नहीं पा रहा है. There are series of transactions which have made the fraud literal sense में untraceable. तो इस तरीके से जब कुछ होगा तो ऑडिट रिस्क रहेगा. अब देखते हैं कि ऑडिट रिस्क में कौन से 3 अलग अलग रिस्क के बारे में हम लोग बात करते हैं. There is inherent risk, इसको आप कनेक्ट करेंगे पार्ट 1 की वीडियो से, wherein we talk about inherent limitations of an audit, then your detection risk and next is your control risk. तो चलिए बात करते हैं ऑडिट रिस्क के बारे में. Inherent risk is the susceptibility of account balance or class of transactions to misstatements that could be material either individually or when taken together with misstatements in other balance or classes, assuming that there were no internal controls. मतलब यहाँ पे आपका दूसरे अकाउंट्स के साथ में या फिर डेटा कुछ ऐसा आपने बनाया है कि हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो बैलेंसेस, वो अकाउंट्स सही है कि नहीं है. Then you have control risk. Control risk में क्या है कि भाई occur in account balance or class of transactions and that could be material either individually or when taken together with misstatements in other balances or class will not be prevented or detected. ये बात यहाँ से आपके लिए बहुत important हो जाती है. Prevented or not detected correctly on timely basis and by the accounting methodology because of the
लो कैपेसिटी ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी यहाँ पे कंट्रोल रिस्क में मैं सबसे ज्यादा जो कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से कंट्रोल रिस्क जो है हाई है। अगर आपका कंट्रोल रिस्क हाई है तो आपने आपके जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स है उसके ऊपर भरोसा कम करना चाहिए एज एन ऑडिटर। ओके, detection risk, it is the risk that an auditor's substantive procedures, that means the procedures designed to obtain evidence as to completeness, accuracy and validity of the data produced by the accounting system will not detect a misstatement। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको जो हम लोगों ने चेक करने के लिए प्रोसीजर और प्लान बनाया है वो हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, ये हमारा डिटेक्शन रिस्क है that exists in account balance or class of transactions that could be material either individually or when taken together with misstatements or in other balances or classes of transactions। Okay, तीनों के लिए मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स देने वाली हूँ जो आपको ये बहुत क्लियरली समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कंट्रोल रिस्क के बारे में। कंट्रोल रिस्क में क्या होगा आपका, कंट्रोल रिस्क में आपके जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो वीक रहने वाला है, इट इज वीक। ओके, इसीलिए आप क्या कर पा रहे हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क जो है आपका हाई है। इनहेरेंट रिस्क में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है योर ICS दैट वाज नॉट एग्जिस्टेंस, या फिर जिस तरीके से काम करना चाहिए था ये बिल्कुल उस तरीके से काम नहीं किया है। और डिटेक्शन रिस्क में हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है कि वो इन चीजों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, सो लेट अस गो एंड रीड अबाउट सरप्राइज चेक। अगर हमारे ऑडिट में रिस्क ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, मैं सरप्राइज चेक्स करने वाली हूँ। अचानक से पहुंच जाऊंगी एंटिटी के ऑफिस पे या उसके वर्किंग प्लेस पे एंड वहां पे ऑब्जर्वेशन, हाउ थिंग्स आर डूइंग, ये सब चीजें जो है मैं चेक करने वाली। एन एलिमेंट ऑफ रिस्क और सरप्राइज can significantly improve the effectiveness of an audit and therefore wherever practicable an element of surprise should be incorporated into the audit program। The Council of ICAI has made the following recommendations in this regard। क्या कहता है हम ICAI, चलिए देखते हैं। सरप्राइज चेक शुड बी कंसिडर्ड एज अ डिजायरेबल पार्ट ऑफ ईच ऑडिट। जैसे कि आप क्लासरूम में कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे आपकी टीचर आपके लिए सरप्राइज टेस्ट लेके आती है, सेम चीज आपके लिए आपके सरप्राइज चेक्स भी जरूरी है। The areas over which surprise checks should be employed would depend upon the circumstances of each audit but would normally include कैश, इन्वेस्टमेंट्स, ये जो एरियाज जहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है वो एरियाज को हमको चेक करना है। टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स एंड दी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग देयर टू, आपके जो सामान रखे हैं वहां पे अगर कुछ एक्सपेंसिव आपका इन्वेंट्री है तो वो भी आप चेक करेंगे। Verification of books of prime entry and statutory registers normally required to be examined for the purpose of audit। The frequency of surprise checks may be determined by the auditor in the circumstances of each audit, but should normally be at least once। मतलब कम से कम एक बार तो आप करिए ऑडिट में। The result of surprise check should be communicated with the management if they reveal weaknesses in the internal control systems or existence of fraud। हम दो चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं when it comes to surprise checks। The first one is going to be कि भाई हमारा जो internal control system है उसमें कुछ weakness है क्या, या फिर हमें कुछ फ्रॉड और एरर मिल गया है। दोनों चीजें हो रही है, इन दोनों में से कोई भी चीज हो रही है तो मैं मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट करूंगी। क्या है भाई, मेरा ICS जो है मेरा वीक है या फिर मुझे मिला है एग्जिस्टेंस जो है फ्रॉड और एरर का। ओके, The auditor should satisfy himself that adequate action is taken by the management on the matters communicated by him। कि आपको जो भी ऑडिटर ने कहा है उसके ऊपर मैनेजमेंट काम कर रही है, ये ऑडिटर को देखना चाहिए। The result of surprise check should be included in the audit report। क्या सिर्फ हम मैनेजमेंट को बताएंगे? नहीं, हम यहाँ पे एक अलग कलर में इसको कर देते हैं प्लस
हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में भी इसके ऑब्जर्वेशंस को शेयर करेंगे डेफिनेटली. द शेयर होल्डर्स, द ओनर्स हैव द राइट टू नो अबाउट द सेम. The result of surprise checks should be included in your audit report if they are material. ये कब इंक्लूड करेंगे, अब यहाँ पे इलैबोरेट करेंगे. ये देखिए छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स हैं आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प करेंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. सो स्टार्ट मेकिंग देम विथ मी. ये ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप कब ये इंक्लूड करते हो, जब ये चीजें मटीरियल है, कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द रीडर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ दे आर मटीरियल एंड अफेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स ऑन विच ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग इज डन. नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो ऊपर मैंने आप लोगों से काफी बार कहा कि ऑडिट एविडेंस के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने दो चीजें देखी है. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? हम लोगों ने देखा है कि भाई हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में वी कैन ऑल्सो यूज हमारे ऑडिट नोटबुक्स. अब ये जो चीजें हैं, इतना मैंने आपको बार बार कहा है ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में ऑडिट एविडेंस होता क्या है. While auditing, the auditor comes across various assertions of the management. मतलब वो चीजें जो मैनेजमेंट कह रही है सिंपल सेंस में, हाँ हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रॉपर की है, हम लोगों ने सारा डेटा रिकॉर्ड फॉर किया. ये जो चीजें हैं मैनेजमेंट के assertions हो जाएंगे. The auditor has to evaluate. सिर्फ बोलने पे मत भरोसा करिए, यहाँ पे आप क्या करिए है, evaluate भी करिए these assertions so as to that he would be able to express his opinion on the financial statements. These evaluation can be made in the light of some facts and reasons. These facts and reasons are called as audit evidence. The auditor should evaluate whether he has obtained. क्या obtain किया है हम लोगों ने? Again important word for you. Sufficient and appropriate audit evidence so that the reasonable conclusions can be drawn from there. Sufficient होना चाहिए, appropriate होना चाहिए. भाई sufficient का मतलब आपके audit evidence की quantity reasonable होना चाहिए, यानी आपने बहुत सारी चीजें जो है वो चेक करनी चाहिए. साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी देखना है कि आप लोगों ने जो ऑडिट एविडेंस सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर है, वो सूटेबल है, so that reasonable conclusions can be drawn therefrom. The following factors influence auditor's judgment while obtaining audit evidence. कौन सी चीजें? The nature of item, then the adequacy of internal controls, the nature and size of business carried by the entity, situations which may exert an unusual influence on the management. अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जो चीजें बहुत अलग सी लग रही है, रूटीन नहीं है, उसको भी आप ध्यान देंगे. The financial position of the entity, materiality of the item. Yes, materiality वो चीजों के बारे में बात करता है. ये material होना वो है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके बिजनेस को कॉस्ट वाइज, एक्सपेंसेस वाइज अफेक्ट कर सकता है. द एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, ये भी मेरे ऑडिट एविडेंस का पार्ट बन जाता है. The results of auditing procedures including fraud or error which may have been found, the type of information available and also the trend indicated by accounting ratios and analysis. इसमें हम लोग ट्रेंड के बारे में जब बात करते हैं, यूजुअली हम इस ट्रेंड को कंपेयर कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं प्रीवियस डेटा से भी. ओके, यहाँ से प्रीवियस डेटा का जो रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Then let us see what is the reliability of audit evidence. ये जो हम इतना audit evidence कह रहे हैं, वो क्या भरोसे लायक होता है या उसको कौन सी एविडेंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं? एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताती हूँ. जो एविडेंस, जो कम्युनिकेशन मेरे पास में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है वो मेरे लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वहां पे उसको चेंज करने का मौका जो है हमारे मैनेजमेंट के पास नहीं है. इंटरनल एविडेंस जो है, जो एंटिटी खुद हमें दे रही है, जैसे कि आपके मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स वुड बी कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत रहेंगे, बट कंपैरेटिवली दे आर गोइंग टू बी लेस ट्रस्टवर्दी एज कंपेयर टू द एविडेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो आपके लिए बाहर से आ रहा है, आपने क्रॉस कंफर्मेशन के लिए किसी क्रेडिटर को बोल दिया है कि भाई आपका अकाउंट बैलेंस भेज दीजिए, तो ये जो चीज रहेगी ये बेटर रहेगी rather than asking management for the letter. The reliability of audit evidence depends upon the source. अब ये जो source है मेरे लिए ये दो तरीके का होता है. ये source पहला होने वाला है internal एंड दूसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेरे लिए एक्सटर्नल. तो अभी मैंने देखा भाई जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है वो मेरे लिए बेटर रहने वाला है,
ज्यादा भरोसे का रहने वाला है, और इंटरनल जो है वो कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत रहेगा या उसमें तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकती, बट जब कंपैरिजन करूंगी दोनों के बीच में, मेरे लिए एक्सटर्नल जो रहेगा मोर सूटेबल रहेगा. External evidence, that is confirmation received from balances from third party, is more reliable. Internal evidence is more reliable when related internal control system is strong, is satisfactory. जब आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आपके जो प्रोसीजर्स है इतने जबरदस्त है कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भरोसा किया जा सकता है, तो उस वक्त इंटरनल एविडेंस भी अच्छा खासा हो जाता है. Evidence in the form of documents and written representation is usually more reliable than oral representation, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी बात से मुकर सकता है, इसीलिए जो लिखा हुआ है वो बेटर है compared to oral representations. Evidence obtained by the auditor himself, first hand आपने जो evidence obtain किया है वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा as compared to the evidence which have been transferred to you by someone else, or to some other person or to the entity itself. अभी एविडेंस तो बात कर चुके हैं, बट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स है. लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप एविडेंसेस जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो. ऑर्डर ऑब्टेन्स एविडेंस इन परफॉर्मिंग कौन से मेथड्स, कंप्लायंसेस यानी आपने किस तरीके से कंप्लायंस किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपके ट्रेंड्स, रेशियोज, एनालिसिस इस बारे में बात करता है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू. अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में लिखने वाले हैं. तो मेरा आपको सजेशन सिंपल से इतना अच्छा है कि अगर आप लोग गोल एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया तो भी गलती नहीं है. इसको और हम बेटर कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको नीचे दिखाती हूँ. यहाँ पे अगर मुझे मेथड्स, मैं अभी के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे मेथड्स जो है वो मुझे बतानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसका एक फ्लो चार्ट बना लूंगी. सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन, इस तरीके से क्या हो जाता है आप चीजें जो एग्जामिनर है उसके लिए बहुत आसान बना देते हो. देन यहाँ पे मेरे पास में ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन. Then there is going to be computation, and जो last है हमारे लिए that is analytical review. कुछ भी नहीं किया है मैंने, जो आपकी इंफॉर्मेशन थी जैसी लिखी थी वैसे ही उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है. बट सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये बेटर है आपके लिए भी, पढ़ने के लिए ये ज्यादा आसान है, तो क्यों नहीं हम एग्जामिनर के लिए जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है उसके लिए चीजें आसान बना दीजिए. एनालिटिकल रिव्यू, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग साथ ही साथ में एग्जाम की भी तैयारी करते जाएंगे, तो वही चीज के बारे में मैं अभी डिस्कशन कर रही हूँ. चलिए देखते हैं अभी हमारे मेथड्स क्या है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. Auditor obtains evidence in performing compliance and substantive procedures by one of the following methods. सारे आपके जो compliances है, आपको जो information निकालनी है एंटिटी को लेके, उसके लिए आप इन सारे टेक्निक्स का, तरीकों का यूज कर सकते हो. इंस्पेक्शन, जाइए वहां पे एग्जामिन करिए आपके रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, एसेट्स, इन सबको आप लोग क्या करिए, इंस्पेक्ट करिए, ऑब्जर्व करिए, एग्जामिन करिए, ताकि आपको इससे समझ में आए कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है और वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इंस्पेक्शन में मैं दो चीजें कर लेती हूँ. सबसे पहले मैं एग्जामिन कर रही हूँ सारे रिकॉर्ड्स को, डेटा को, एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि हमारा जो ICS है उसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं है. ओके. देन ऑब्जर्वेशन में जाके ऑब्जर्व करना, यानी वहां पे उस समय प्रेजेंट रहना और उन चीजों को प्रैक्टिकली होते हुए देखना, मतलब विटनेस करना, वहां पे आपके सामने वो कैसे कर रहे हैं काम, वो चीज हम लोग देखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी विटनेसिंग. Then inquiry and confirmation. Inquiry consists of seeking appropriate information. मैं लोगों से जाके पूछती हूँ, भले वो लोग जो है वो एंटिटी के बाहर है या उनके साथ में काम करते हैं, और साथ ही साथ में जो कंफर्मेशन होता है ना, ये आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, या उसके लिए आपको और थोड़े लोगों से बात करके उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है. तो इसी को हम लोग सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कहने के बजाय ऑडिट में कहते हैं करोबोरेटिव एविडेंस.
एविडेंस या corroborative information, इसी को मैं कहूंगी corroborate करना, यानी इसको फिर से सपोर्ट कर लेना. ओके, सो दिस कैन बी माय सपोर्टिंग. Computation. It consists of checking the arithmetical accuracy of source documents and accounting records or performing independent calculations. खुद से करके देखिए, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो सबमिट की हुई है, उस पे भरोसा करिए, लेकिन साथ ही साथ खुद से भी करके देखिए कि क्या रहने वाली सिचुएशन. Then analytical review. It consists of studying significant ratios and trends and investigating unusual fluctuations and items. जो आपका ट्रेंड चला आ रहा है हमेशा से, जैसे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा से 20% रहा है, अचानक से किसी साल जब मैं ऑडिट कर रही हूँ और वो 5% हो जाएगा, तो दिस वुड बी अ रेड सिग्नल फॉर द ऑडिटर. यहाँ पे उसको पूरा डेटा थरोली चेक करना चाहिए. Audit is a skill which comes to you with experience. No doubt आप इनके कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बट यहाँ पे आप अपनी सोच को डेवलप करिए. आप ये सोचिए कि अगर मैं खुद ऑडिटर हूँ तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगी. आप जब ये सोचना चालू करेंगे, आपको ये पॉइंट्स बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ज्यादा क्लियर और सिंपल लगेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मैं कहूंगी पूरे सब्जेक्ट की जान है. भाई ये पूरा जो तालमेल, पूरा झमेला जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस फॉर रेडिंग अप और फॉर प्रिपेयरिंग आवर ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में चलिए बात करते हैं. उससे जो कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस किस तरीके से हमें बनानी चाहिए वो चेक करते हैं. While conducting every audit, auditor has to go through 3 phases. 3 फेजेस के बारे में बात कर रहा है. इन 3 फेजेस के टाइम पे भी आप लोग क्या करोगे, आप लोग जैसे मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट्स कहे थे बनाने के लिए, वैसे बना लेंगे. तो इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट आ जाना चाहिए. Therefore, audit report is called as the ultimate and final product of every audit. तो सबसे पहला काम जो कर रही हूँ मैं, ये अल्टीमेट रिपोर्ट के लिए मैं प्रिलिमिनरी काम कर रही हूँ. ये प्रिलिमिनरी काम अभी के लिए ब्रीफ में बता रही हूँ. ये प्रिलिमिनरी काम में ना मैं प्लान करती हूँ, शुरुआत में मैं कैसे करने वाली हूँ. अब ये जो प्लान है इसको मैं एग्जीक्यूशन के फेज में लाती हूँ जब मैं कंडक्ट कर रही हूँ. यानी जब मैं कंडक्ट कर रही हूँ उस समय मैं क्या कहने वाली हूँ कि भाई मैं आपके लिए एग्जीक्यूट कर रही हूँ. अभी एग्जीक्यूट क्या करूंगी, इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगी. एंड लास्ट में मेरे लिए जो आने वाला है वो ऑडिट रिपोर्ट है. ऑडिट रिपोर्ट में मेरी जो मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माय कंक्लूजन. यहाँ पे मैं अपना कंक्लूजन बताने वाली हूँ और साथ ही मैंने क्या फाइंड किया है वो चीजें भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगी, माय फाइंडिंग्स. ओके, Then importance of audit report. Audit report जरूरी क्यों है? And audit report is the end product of the auditing and concluding part of the audit process. Yes, it is the end product. इसके लिए तो हम लोग फुल मेहनत कर रहे हैं. Audit report gives the auditor's opinion. Auditor का जो opinion है वो बताएगा जो हमारे को अकाउंट सबमिट किए गए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उसके ऊपर ऑडिटर को क्या लगता है, कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है. ये हम किसको बताने वाले हैं? ये हम हमारे शेयर होल्डर्स, ओनर्स को बताने वाले हैं. Audit report reflects the work done by the auditor. Audit report is the instrument which measures the auditor's responsibility in regard to the true and fair view on the financial statement of the company. क्या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, कंपनी जितना दावा कर रही है उतने अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी हमें चेक करना है. Audit report indicates the real position of the financial status of the company. It is used by different people as a reliable document. अभी जो different people हैं यहाँ पे मेरे लिए क्या हो सकते हैं, ये मेरे लिए मेरे creditors हो सकते हैं, investors हो सकते हैं. Okay, so creditors है हमारे लिए जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, इस चीज़ को यूज करने वाले हैं. एंड ऑल्सो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहने वाला है. ओके, अभी इसमें देखने वाले हैं हम लोग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में. तो अब इसमें जो है हम लोग ये पोजीशन देख रहे हैं कि भाई कौन सी चीज नंबर 1 पे आती है, किस तरीके से हमें सीक्वेंसिंग करनी चाहिए. दैट इज टाइटल, एड्रेस यानी किसको एड्रेस्ड है हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, स्कोप यानी किस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, कौन सी चीजें हम लोगों ने कवर की है. देन देयर इज ओपिनियन पैराग्राफ व्हिच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट हियर, जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन बताने वाला है. देन डेट
डेट ऑफ द रिपोर्ट, किस डेट की ऑडिट रिपोर्ट है, भाई 10 साल पुरानी ऑडिट रिपोर्ट तो हमारे लिए कुछ काम की नहीं रहेगी। देन प्लेस ऑफ द सिग्नेचर एंड ऑल्सो ऑडिटर सिग्नेचर, where the governing statute requires the auditor to include certain matters in his report, certain specific matters, or prescribe the form in which auditor should issue his report. Such additional matters should be included in addition to the requirements of SA 700। मतलब इन सब चीजों के अलावा भी अगर आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है आपके स्टैट्यूट के हिसाब से या गवर्निंग बॉडी के हिसाब से, तो आपको वो चीजें भी इंक्लूड करनी पड़ने वाली है। Now as we have discussed internal control हम लोग इतना ये वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं डेप्थ में, इन डेप्थ में रादर क्या मीन करता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, ये सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे अभी इस करंट सेशन में। इंटरनल चेक क्या होता है? The accounting of transactions has a number of steps such as posting to the concerned books of accounts। पोस्टिंग तो करनी ही पड़ती है हमारे लिए अकाउंटिंग के केस में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लेके जाते हैं। रिकॉर्डिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एक्सेट्रा। These processes involve a various number of staffs. Thus, in an internal check system, practically a continuous internal audit is carried out by the staff itself. The work of one individual is checked, rather cross-checked by another in the staff. Internal check is a valuable part of internal control. According to Spicer and Pelger, इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज। ये जो इंटरनल चेक है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टाफ की ड्यूटीज को अरेंज करते हैं कि एक का काम दूसरा ऑटोमेटिकली चेक कर लीजिए। बैंक में जिसको कैश लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कैश काउंटिंग की या डिपॉजिट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। कैशियर जो है आपको सिर्फ कैश लेता है, उसका रिकॉर्ड फॉर जो है कोई दूसरा इंसान करता है। So that staff duties where none is allowed to carry through the record of every aspect, हर चीज को नहीं, record of every aspect of a transaction, so that without collusion between any two or more persons, fraud is prevented and at the same time the possibilities of errors and frauds are reduced to the minimum. Auditor's duty with regard to internal check system. In case of a big concern where there is a good internal check system, the auditor may to a great extent presume the accuracy of accounting, but he must not be negligent. अगर अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है, इंटरनल सिस्टम अच्छा है, तो भी ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। He should apply a few test checks, that is, he should check a few transactions here and there at random, or check fully the accounts for a few months and carry out the thorough check of the whole of a certain class of transactions taking place during that particular period। जैसे कि कैश सेल्स है, कैश रिसीव्ड है या फिर क्रेडिट परचेसेस है, ये सारी चीजें तो वैसे ही वो चीजें हैं जहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। कितना भी अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्यों ना हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों ना हो, ऑडिटर को अपना काम फुल तरीके से, फुल ध्यान से करना है एंड उसने फुल फोकस से काम करना चाहिए। In selecting certain transactions are representative and true specimens, the auditor should see that such sample transactions are representative and true specimens of such entities throughout the year. The internal check is said to have the following fundamental aims, that is to pin down to definite person's responsibility for particular acts, default or omission by the segregation of tasks, to obtain confirmation of facts and entries, physical and financial, by the creation and preservation of necessary records, to facilitate the breakdown of routine procedures so as to avoid bottlenecks and to establish an even flow of work, साथ ही साथ में to reduce the minimum possibility, ये सबसे चीज है हमारी minimum possibility of fraud and error। इसीलिए तो हम इतना क्रॉस चेकिंग का पूरा सिस्टम बना रहे हैं। चेकलिस्ट इज यूजुअली अ क्वेश्चनर सेट, क्या आपने सवेरे खाना खाया, फिर उसके बाद में आपने क्या पिया, चेक करिए, जूस पिया, आपने वाटरमेलन का फ्रूट खाया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस। Checklist is usually a questionnaire set designed to draw attention to important aspects of the system of internal check. The question should be phrased in such a way that the affirmative answer would normally reveal a satisfactory position. आपको इतने strategically questions frame करने हैं। If the answer is negative, inquiry should be made to see if there is a satisfactory substitute for the procedure referred in the questionnaire. The negative answer always merits further examination. All the items on the questionnaire cannot be of the same importance and an unhealthy position might be revealed either by a single negative answer or by a number of such answers.
No question is for the appraisal of system of internal check can ever be considered to be complete. Definitely ये आपके लिए satisfactory यानी अच्छी खासी आसपास मिलती जुलती इंफॉर्मेशन के लिए है. Although every effort should be made to make such a questionnaire as comprehensive as possible. That means as detailed as possible आप इसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को सिमुलेट करता है, स्टार्ट करता है. ओके, तो हम लोग जो क्वेश्चनर बनाने वाले हैं एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, ताकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन उससे मिल सके. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स, अभी ये जो है क्वेश्चनर्स है, किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चनर्स जो है, जो आप चेकलिस्ट वगैरह देख रहे हो, बनाना चाहिए, उस बारे में आपको समझाएंगे. अभी हमारे लिए एज एन ऑडिटर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है. क्यों इफेक्टिव रहना चाहिए? क्योंकि उसी से तो हम लोग हमारा ओपिनियन फॉर्मुलेट करने वाले हैं. अब जब ये ओपिनियन फॉर्मुलेशन के बारे में बात हो रही है तो हमें रिलायबिलिटी एज ऑडिटर तो प्लेस करनी पड़ती है इंटरनल कंट्रोल पे, बट हम लोग चेक कैसे करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? आप बोलोगे मैनेजमेंट से जाके पूछेंगे, मैनेजमेंट बताने वाली है हमारे इंटरनल कंट्रोल में ये प्रॉब्लम है. नहीं, मैनेजमेंट तो नहीं कहेगी अपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में गलत बातें. आप कहोगे हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, वो भी उसमें भी मैनेजमेंट आपको सच्चाई तो बताएगी नहीं. ऑब्जर्वेशन आप करोगे बट यू कैन नॉट बी देयर ऑल द टाइम. ये चीज ध्यान रखिए. आप वहां पे 1 घंटा रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं, आप वहां पे 3 महीने 4 महीने जाके नहीं बैठने वाले हैं. तो इन चीजों को टैकल करने के लिए जो दूसरे हम लोग मैकेनिज्म्स और स्टेप्स यूज करने वाले हैं, उसमें से एक तरीका होता है हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है. The evaluation of internal check system in an organization is of great concern to the statutory auditor as well as the internal auditor. दोनों के लिए ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा important है. The guiding factor for audit operation by the statutory auditor depends to a great extent on the soundness and otherwise of the internal controls in the business. Due to the limitation of a statutory auditor can spend on the company's audit, he has to decide in-depth audit of many areas, particularly checking and verification of routine aspects of financial ट्रांजैक्शन. जो रूटीन आइटम्स है उनके लिए मेरे लिए जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल सबमिट टू द ऑर्गेनाइजेशन अ कंप्लीट क्वेश्चनर. पूरा जो भी हम लोगों ने बात की उसका एक क्वेश्चनर बना के भेज देंगे हम ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उससे मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, चेक सिस्टम के ऊपर भरोसा कर सकूं और ये समझ सकूं कि वो एडिक्वेट है, रीजनेबल है. साथ ही साथ में जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इसके फाइंडिंग्स के हिसाब से डिसाइड करेगा कि मुझे टेस्ट चेक बेसिस पे काम करना है या फिर इन डेप्थ इन डिटेल चेक पे काम करना है. जब मैं टेस्ट चेक के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ सैंपल के बारे में. ओके, दिस आर गोइंग टू बी सैंपल. एंड इन डेप्थ चेकिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिटेल चेकिंग के बारे में बात करूंगी. अब डिपेंडिंग अपॉन माय फाइंडिंग्स, माय रिलायबिलिटी ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैं मेरे जो मेथड्स है, प्रोग्राम है, उसको फॉलो डिजाइन करती हूँ. अभी एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे नेगेटिव रिप्लाईज आ रहे हैं, यानी मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तभी मैंने अपनी जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो रीडिजाइन कर लेनी है, उसको और डेप्थ में लेके जाना है. ही मे हैव टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. द इंटरनल ऑडिट इन द प्री ऑडिट, दैट इज बिफोर टेकिंग अप अ रियल इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस, may require the officials concerned to reply to the questionnaire. This will help the internal auditor also in shaping his program. जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के बारे में, तो यहाँ पे इसके 2 तरीके से यूसेज हो सकते हैं. एक तो हमारा इंटरनल ऑडिटर यूज कर सकता है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर भी यूज कर सकता है. एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ये आपके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ये यूज करता है इसको टू डिजाइन एंड चेंज दी ऑडिट प्रोग्राम प्राइमा फेसी, और साथ ही साथ में अपना ओपिनियन बनाने के लिए, ऑल्सो ओपिनियन. ओके, और अपना जो इंटरनल ऑडिटर है वो क्या कर सकता है, फॉर बेटर परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट.
ये वैसे भी ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही यूज करेगा, दोनों ऑडिटर्स भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा चेकलिस्ट भी देखी और क्वेश्चनर भी देखा। चेकलिस्ट में मोर इट इज लाइक आपने ये किया नहीं किया ऐसा होता है, और जो क्वेश्चनर्स होते हैं दे आर मोर लॉजिकली एंड रीजनेबली कलेक्टेड, जिससे हम कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं। So checklist क्या है? It is issued at the time of commencement of audit and reported back after the completion of audit. अभी internal control questionnaire जो है ये कभी भी इशू किया जा सकता है, लेकिन इसको immediate basis पे मुझे reported back immediately। अभी इशू टू चेकलिस्ट किसको इशू की जाती है? चेकलिस्ट हम लोग इशू करते हैं टू दी ऑडिट स्टाफ कि आपने ठीक तरीके से काम किया है कि नहीं किया, उस पर चेक करने के लिए, ऑडिटर को सुपरवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ड्यूरिंग द ऑडिट एंड रिपोर्टेड बैक आफ्टर द कंप्लीशन। इट इज इशू टू द वेरियस पीपल। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और यहाँ पे चेकलिस्ट जो है मेरे ऑडिट स्टाफ के लिए होने वाली है, ऑडिट असिस्टेंट्स के लिए होने वाली है। It contains instructions to be followed by audit assistants, that's my checklist, and also internal control questionnaires may contains questions to be answered by employees of the organization. ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का? जो हमारा चेकलिस्ट है उस केस में इट वर्क्स एज गाइड फॉर ऑडिट स्टाफ सो दैट मेजर इश्यूज जो है, कोई भी मेजर इश्यूज या अदर कोई भी पार्ट जो है अनचेक ना रहे। एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में दिस इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टू इवैल्यूएट द वीकनेसेस देयरऑन। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय स्टाफ मेंबर ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पे हम जो है कंटिन्यूअस चेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूअसली अप्रेजल चल रहा है, कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं बाय स्टाफ मेंबर ऑफ द ऑडिटर। और साथ ही साथ में ये क्या करने वाले हो आप लोग इंटरनल कंट्रोल में? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड टू असिस्ट इन अचीविंग द objective of efficient conduct of the business. It includes internal checks and internal audit. Internal check क्या है? A system of allocation of responsibility, division of work and methods to record transactions whereby the work of an employee is checked by another employee continuously. ये जो है एक employee का काम दूसरा employee जो है continuously करते चलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल के ही दो पार्ट्स हैं हमारे लिए, भाई इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, दोनों उसके पार्ट्स हैं। हमारा टोटल सिस्टम जो है उसको हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, एंड उसको हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। देखिए फ्लोचार्ट बनाया हुआ है बहुत अच्छा सा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल कंट्रोल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल ऑडिट। तो इनका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है डिफरेंस बिटवीन वो देखते हैं। सो लेट अस सी बाय वे ऑफ चेकिंग हाउ वी डिफरेंशिएट दीज थ्री। In an internal audit system, each component of work is checked. यहाँ पे मैं each component को continuously check करने वाली हूँ। Internal control में work of one person is automatically checked by another, और internal check में it operates in routine to double check every part of a transactions at the time of occurrence and recording of the same. दो जगह मैं चेक कर रही हूँ। रूटीन चेक के बारे में बात कर रही हूँ जब वो ऑकर हो रहा है या रिकॉर्ड हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इंटरनल ऑडिट का? इट्स ऑब्जेक्टिव टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। यहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिट में क्या कहने वाली हूँ कि भाई मैं आपको फ्रॉड एंड एरर, आप लोगों को सिस्टम में कुछ वीकनेसेस तो नहीं है, ये सब चीजें आपको बताने वाली हूँ। इंटरनल कंट्रोल में इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर अडियरेंस, दैट मींस यू आर स्टिकिंग टू, आप उसको ध्यान में रख रहे हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल चेक का? क्या कहता है भाई कि किसी एक एम्प्लॉय का हम एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं रहने देंगे सारे ट्रांजैक्शंस पे। हम ऐसे काम डिजाइन करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे जिससे एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे का काम ऑटोमेटिकली बिना कहे हुए चेक कर लिया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज चेक्ड आफ्टर द वर्क इज डन। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में हम क्या करते हैं? आफ्टर द वर्क इज डन हम लोग चेक करते हैं। इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेकिंग इज डन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली विद कंडक्ट ऑफ एवरी वर्क, एवरी ट्रांजैक्शन इज चेक्ड एज सून एज इट इज एंटर्ड।
Methods of recording transactions are devised where work of an employee is checked continuously by correlating it with the work of others. दूसरों के काम के साथ में हम लोग continuously check करते चलेंगे. Thrust of system. The thrust of internal system is to detect errors and fraud. इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. The thrust of internal check system is to prevent errors. इसको हम लोग errors को prevent करने के बारे में सोच रहे हैं. The thrust of internal control lies in fixing of responsibility and division of work to avoid duplication. यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई responsibility जो है वो fix कर दो, work को division को divide कर दो work को, ताकि बार बार एक काम को करना ना पड़े. Cost involvement के केस में in an internal audit system work is checked specifically, therefore cost is definitely additional तो रहने वाला है, क्योंकि मैं specific checking के बारे में बात कर रही हूँ. The internal control system proves to be a costly one, as in case of small businesses it causes you to employ more people. आपको बहुत सारे लोग काम पे रखने पड़ेंगे, तो added cost तो definitely है. अब internal control में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं दूसरों के कामों को, हमें अलग से मतलब हम पूरा सिस्टम ऐसे सेटअप कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एक का काम दूसरा चेक कर रहा है. इसके लिए मुझे कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट अलग से इनकर नहीं करनी पड़ने वाली है. रिपोर्ट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, उसके बारे में ध्यान देखते हैं. ये हमारे लिए उस एंगल को, उस काम की सिंसियरिटी बता देता है. द इंटरनल ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स बिल्ट इन MIS रिपोर्ट, यानी आपके जो डेली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह वो आपको दिखा देता है. और द समरी ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस वर्क एज पर रिपोर्ट फॉर द सीनियर्स. यहाँ पे सीनियर्स को पता पड़ जाता है कि हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं. नाउ लेट अस सी एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग इन डेप्थ ऑडिटिंग और ऑडिटिंग एग्जामिनेशन डेप्थ या फिर ऑडिटिंग इन डेप्थ. साथ ही साथ में बात करने वाले हैं वॉक थ्रू टेस्ट के बारे में भी. ओके, देखते हैं अभी किस तरीके से काम करते हैं. यहाँ पे ऑडिट करते वक्त हमारे लिए दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक तो हम लोगों ने पहले भी देखी है सैंपल चेकिंग. ये सैंपल चेकिंग जो हो जाती है आपकी, इसको ही हम लोग टेस्ट चेक कहते हैं. और दूसरा होता है आपका डिटेल में, डेप्थ में जाके सारे ट्रांजैक्शंस चेक करने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैं कहने वाली हूँ लिख भी रही हूँ आप लोगों के लिए. जब मेरा ऑडिट रिस्क जो है, जिस वक्त मेरा ऑडिट रिस्क हाई है, ओके, उस समय मुझे क्या चेक करना चाहिए, फुल डिटेल चेक करना चाहिए. क्योंकि एज एन ऑडिटर रिस्क ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, वहां पे मैंने डिटेल में जाना चाहिए. और जिस वक्त ऑडिट रिस्क लो है, उस समय ऑडिट रिस्क अगर लो है तो उस समय क्या करना होगा आपको, आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग सैंपल या फिर टेस्ट चेक कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग एन ऑडिटर आप रिलैक्स्ड हो जाओ, नेग्लिजेंट हो जाओ. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे मैम ने कहा आराम करना है भाई हमें, तो जहां पे ऑडिट रिस्क हमारे पे कम है, तो यहाँ पे डोंट बी नेग्लिजेंट. ओके, चलिए पढ़ते हैं एग्जामिनेशन डेप्थ, ऑडिटिंग इन डेप्थ और दी वॉक थ्रू टेस्ट. फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम टॉलरेबल एरर लिमिट, डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब कितना चल जाता है एग्जामिनेशन में, 2-4 मार्क कम मिल गया ना तो पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, दैट इज योर टॉलरेबल लिमिट. Selecting a few transactions in each area of to be checked. और अगर आप जब चेक करते हैं और आपका जो रिजल्ट है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी सी चीज है. अगर आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, आपको ट्रांजैक्शंस थोड़े से उल्टे पुल्टे मिल रहे हैं, तो आपको वहां पे इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी. वेरिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद में 100% बाय वेरीफाइंग द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट जो रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल के बारे में मैं आपसे 1 मिनट में बस बात करने वाली हूँ. Audit trail refers to the documents, records, books and files which enable an auditor to trace a transaction from its source. यहाँ से मेरे लिए important है भाई, from its told till it's summed up, मतलब उसके शुरुआत से लेके खत्म तक जब मैं उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना चालू करती हूँ, ट्रैक करना चालू करती हूँ, उसको मैं ऑडिट ट्रेल करूंगी. एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स विद मैक्सिमम टॉलरेबल एरर लिमिट. एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑडिट ट्रेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे ऑडिटिंग में एज अ कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या है, आप मेरी क्लास में आ रहे थे, क्लास में आप 20 मिनट लेट पहुंचे,
और आप मुझे आके कहते हो मैम आई एम रियली सॉरी बट मैं घर से निकला तो टाइम से था बट मुझे आने में लेट हो गया, तो मैं उससे पूछूंगी आप घर से कितने बजे निकले थे? 3 बजे की हमारी क्लास है तो बच्चा कितने बजे निकला था? तो वो कहता मैम वैसे मैं 2:30 बजे निकल गया था। अच्छा आप 2:30 बजे निकले, तो आप वहां से कहाँ गए? आप 2:30 बजे वहां से निकलने के बाद में वॉक करके बस स्टैंड पे गए, वहां से आपने बस ली, अनदर 10 मिनट्स गए, फिर आप बताओगे कि आप पहुंच गए थे वैसे तो 3 बजे के आसपास में, लेकिन रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया, फिर वहां पे 15 मिनट चले गए, इसीलिए आप क्लास में लेट हो गए। तो अब ये जो मैं पूरा ट्रैक कर रही हूँ ट्रांजैक्शन को फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, दैट इज व्हाट इज माय ऑडिट ट्रेल वुड मीन। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट चेक एंड द स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आपकी टेस्ट चेक जो है, यहाँ पे सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम लोग करते क्या है, आप लोगों को एक सैंपल निकालते हैं फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। टेस्ट चेक में इट्स एन एडहॉक वे ऑफ सेइंग, बट यहाँ पे हम लोग कोई बेसिस नहीं यूज करते, बस अंदाज से निकाल लेते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन ऑन रैंडम बेसिस जो है यूज करते हैं। टेस्ट चेकिंग जो इट इज ए सब्जेक्टिव मेथड एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपके ऑडिटर की क्या चॉइस है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड। Risk in method, it involves more risk as there are no specific methods for test check. Definitely यहाँ पे ज़्यादा risk है। It carries lesser risk and various statistical methods can be used depending upon the entity, organization का काम किस तरीके से है। हम यहाँ पे बहुत सारी statistical अलग-अलग techniques use कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंप्राइजेस ऑल द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड टू असिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ensure adherence to the management policies. What is adherence? This means sticking. आप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है, जो विजन मिशन है, आप जो उसके गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। ऑल्सो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, आपके जो एसेट्स है, जो आपके स्टॉक वगैरह रखा है, उसको आप ठीक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, चेकिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसी के अंदर ऊपर हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा हुआ भी है कि यहाँ पे हमारा, मैं अभी के लिए सिर्फ चेक और ऑडिट भी लिख देती हूँ। To carry out the internal control system or to understand the effectiveness of internal control system, it is very important that I understand what is internal audit and internal check, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। चलिए देखते हैं एसेंशियल्स क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। एन एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने डिवाइड करके रखना चाहिए है। ऑथराइजेशन और असाइनमेंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। जो ऑथराइज कर सकता है उसी को काम करने की परमिशन मत दीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड मिले ट्रांजैक्शंस का। सारी प्रॉपर प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, और प्रॉपर प्रैक्टिसेस कौन सी होगी? दैट इज गोइंग टू बी इन लाइन विद, इन सिंक विद योर मैनेजमेंट के गाइडेंस एंड पॉलिसीज। For proper review and authorization of all transactions before they are recorded in books of accounts and safeguard all business assets. Proper internal checks, proper internal audit system, ये सारी चीजें जो एक अच्छे internal control system की निशानी है। Objectives of internal control, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो ना, ये क्या कह रहे हैं कि भाई मेरा क्या पर्पस है, क्या मेरा क्या इंटेंशन है टू हैव अ गुड इंटरनल कंट्रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मैं सारे कंप्लायंसेस अच्छे से कर सकूं। जो ऑडिटर्स आने वाले हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स और माय इंटरनल ऑडिटर्स, दे कैन प्लेस रिलायंस ऑन दी फाइनेंशियल डेटा एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, या फिर जो इनको आपका ऑर्गेनाइजेशन है। आपके एसेट्स को, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, सिक्योरिटी भी यहीं पे मैं कनेक्ट कर दूंगी। एफिशिएंसी, अगर आपको पता है कि आपका काम कोई चेक करने वाला है तो ऑटोमेटिकली आप एफिशिएंट हो जाते हो। साथ ही साथ में आपको इवैल्यूएट और रिव्यू करना है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। देन रिव्यू एंड करेक्शन, डेफिनेटली ऑथराइजेशन होना चाहिए। डेलीगेशन, यानी अगर काम अच्छा हो रहा है, काम सब लोग अपना ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपना काम नीचे सबऑर्डिनेट लेवल पे दे सकती है।
एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, कंफर्मिटी हो सकती है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ में, रिसोर्सेज जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, सेफगार्डिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, ऑल्सो सेटिंग फ्यूचर कॉर्पोरेट गोल्स। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है कि हम लोग प्लान बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल जो है अच्छे हो। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यही सारी चीजें हैं जिसको अभी फिर से वर्ड्स में लिखा गया है कि भाई इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है, आपके फ्रॉड एंड एरर नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और इरेगुलरिटीज वगैरह नहीं होगी, और आपके जो एसेट्स है उसको आप सेव कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन या मिसमैनेजमेंट, और एम्प्लॉय को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन रहता है यार जिस कंपनी के लिए, जिस एंटिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ अच्छी है, ठीक तरीके से काम हो रही है, एथिकली काम हो रहा है। अभी हम लोग इतने सारे इंटरनल कंट्रोल्स के फायदे तो देख चुके हैं, बट हमें अभी ये देखना है कि भाई टाइप्स क्या है उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का। सो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, इसके साथ में हम लोग बात करेंगे डिटेक्टिव कंट्रोल्स। देखिए यहाँ पे हम लोग को तीसरा जो है करेक्टिव कंट्रोल्स। ओके, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, ये तीनों चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये साथ ही साथ में इनका नाम जो है आपको इसका मीनिंग समझा देती है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, अगेन फ्लो चार्ट बनाएंगे आप लोग आपके बुक्स में, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाइए, डिजाइन करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड और एरर जो है वो होना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली दैट इज द प्लान, इसीलिए तो हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं। अब ये जो सिस्टम बना रहे हैं उस समय क्या होता है, आप लोगों को देखना है कि सबकी ड्यूटीज अलग अलग हो, जिसके पास में कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, उसके पास में उसको लॉकर में जाके रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, ताकि काम जो है आप अलग अलग डिवाइड कर सको, और हर लेवल पे आप लोग को अप्रूवल, ऑथराइजेशंस, वेरिफिकेशंस, परमिशंस जो है ये आप लोग को लेने हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, इसमें जो है मेजरली आपका डिटेक्शन, मतलब कहीं भी जो आपके एसेट्स है बहुत अच्छे से उनको सिक्योर रखा गया है, उनकी सेफ गार्डिंग के बारे में सोचा गया है, ये भी आपको देखना है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल रहना चाहिए। डिटेक्टिव कंट्रोल, अब हमने बनाया तो बहुत अच्छा है कि हमको फ्रॉड करना ही नहीं है भाई, होने ही नहीं देना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है कि जो मेरा फ्रॉड एंड एरर अगर हो भी बाय चांस रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे कंट्रोल्स ऐसे होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए, वो उसको पता कर पाए, ढूंढ पाए। इसके लिए मुझे क्या करना है कि रिव्यूज करने, बार बार कामों को इवैल्यूएट करना है, रिकंसाइल करना है मेरे इंटेंडेड गोल से, और क्रॉस चेक करते चलना है। लास्ट में जो है हमारा करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल्स यानी अगर कोई गलती हो भी जा रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, तो इरेगुलरिटीज या फ्रॉड एंड एरर मुझे मिल रहे हैं, तो जैसे ही मैंने उनको ढूंढ निकाला मेरे डिटेक्शन कंट्रोल्स के थ्रू, तो उसको मैंने ठीक से बराबर भी कर लेना है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स इन इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, फिर उस एनवायरनमेंट का हम लोग रिस्क का असेसमेंट करते हैं, कितने रिस्क इन्वॉल्व है, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वहां पे इन्वॉल्व है, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन देखते हैं, एंड लास्ट में उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। चलिए अभी बात करने वाले हैं हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में। अभी जो पूरा डिस्कशन चल रहा है ये फोकस करने वाला है एंटायरली आपके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाए। Internal control is an essential prerequisite for efficient and effective management of any organization. Definitely it is needed. इसके बिना हमारी organization तो काम ही नहीं कर सकती। It is thus a primary responsibility of every management to establish and maintain an adequate internal control system to the size and nature of business of the entity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है मेरे लिए कि मुझे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना ये कैसा बनाना है, दैट इज एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी। बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 लोग काम करते हैं, और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक जन मैनेज कर रहा है, क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस है, उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता है आपको क्या होता है, घर जाता है वो मालिक जो है वहां पे ताला चाबी लगा के जाता है, तो वो सफिशिएंट है उसकी साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से। बट जहां बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी ज्यादा बड़ा लेवल का है, वहां पे आपको उतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। SA दैट मींस योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका लास्ट पार्ट आएगा वहां पे मैं आपसे सारे स्टैंडर्ड्स जो है फुल डिटेल में एक डिस्कस करने वाली हूँ। क्या कहता है हमारा SA 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. It defines the system of internal control as all the policies and procedures, internal controls adopted by the management of an entity to assist in achieving management's objective of ensuring as far as practicable the orderly and efficient conduct of its businesses, definitely, and also practicable the orderly and efficient conduct के बारे में तो बात कर रहे हैं, including क्या कह रहे हैं हम लोग, आप बहुत अच्छा बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए, लेकिन साथ ही साथ में मैनेजमेंट की पॉलिसीज को स्टिक करिए। मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उन लाइंस पे ध्यान दीजिए और अपने एसेट्स को सेफगार्ड करिए। एसेट्स को सेफगार्ड करना क्या है कि फ्रॉड एंड एरर होने नहीं देना, दैट इज प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड साथ ही साथ में टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हर चीज टाइम पे हो जाए तो ठीक रहेगी। देखते हैं कि स्कोप क्या है SA 265 का। इट डिफाइंस अकाउंटिंग सिस्टम एज सीरीज ऑफ टास्क एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी बाय व्हिच ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड एज अ मींस ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. The system of internal control extends beyond those matters which relate directly to the functions of the accounting system and comprises control environment and control procedures. Control represents, control क्या represent करता है? Overall attitude, awareness and actions of directors and management regarding the internal control system of the entity. ये हमारे लिए पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप आपके एम्प्लॉइज को, आपके स्टाफ को आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हो। आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपका जो ग्रिप है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, The control environment in an enterprise depends largely on the following factors: the entity's organizational structure and methods of assigning authority and responsibility, including segregation of duties and supervisory functions. The function of the board of directors or the corresponding government body and its committees, definitely how strong the audit committee is, जहाँ पे उसको कितना independence है काम करने के लिए, management की philosophy क्या है, operating style क्या है, also the management believes in having a strong control environment, which implies that the management itself would be also subjected to discipline continuously. Definitely, अगर being the management I can discipline my staff, तो मेरे ऊपर भी ध्यान रखने के लिए, मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस तो चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट्स कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि भाई कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होती है। कंट्रोल प्रोसीजर्स वो है जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बताती है हमारी मैनेजमेंट की, जो क्लियरली डिफाइंड होती है, जो साथ ही साथ में एंटिटी के ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होती है। जैसे कि अभी मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करना जरूरी है, बार बार मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स को रिव्यू करना है, और अगर कंप्यूटर जनरेटेड डेटा है तो भी आप इतना ज्यादा भरोसा मत करिए कि आप उसको थोड़ा बहुत तो रीचेक कर लीजिए। कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर में एक आधा वर्ड भी ऊपर नीचे हो गया तो उस वक्त क्या हो सकता है, आपका जो आउटपुट है वो बिगड़ सकता है। The scope of internal control as per the above definition extends beyond mere accounting controls. Thus, operational controls such as quality control, work standards, budgetary control, periodic reporting, policy appraisals, quantitative controls, etc. are all parts of the internal control system. Basic elements of internal control system, यहाँ पे देखते हैं basic elements क्या है। The financial and other organizational plans, कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहिए। अरे आप इतना अच्छा अगर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अच्छा इंसान ना हो, आपके इसमें अच्छी टीम नहीं हो तो फायदा नहीं है। वर्क डिवीजन इज द की। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वर्क सेपरेट आउट करना, क्रॉस चेक करना, वर्क को ऐसे डिजाइन करना कि एक का काम दूसरा चेक करे ऑटोमेटिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, यस, जिसके पास में कैश है वो रिकॉर्ड बुक में एंटर नहीं करता है। सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम अकाउंटिंग, जो काउंट कर रहा है उसी के पास में ले जाके फिर से एसेट मत दे दीजिए, दोनों का जो रोल है अलग रखिए। ऑथराइजेशन, डेफिनेटली ऑथराइजेशन एट एवरी लेवल, एंड मैनेजरियल सुपरविजन एंड रिव्यू, ये तो कंपलसरी है। आप लोगों को इवैल्यूएट और रिव्यू जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपके लिए रहना ही चाहिए है। Let us talk about what are the important benefits of internal controls.
इसमें जस्ट 1 सेकेंड, इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, तो हम लोग कुछ पॉइंटर्स देखने वाले हैं कि भाई क्या बेनिफिट्स है, किस चीजों के चलते हम लोगों को सारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिव रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपके अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स है वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की, जो हम लोगों ने कहा है एडहियरिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, ये आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको आपके विजन के थोड़ा नजदीक पहुंचा देता है। साथ ही साथ में आपका जो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है ये रिलायबल बना देता है। अब रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लायंसेस है आपके, बिकॉज ऑफ योर चेकलिस्ट एंड ऑल, आपके जो इंटरनल सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, आपके कॉम्प्लायंसेस जो होंगे वो टाइमली होंगे, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। आप जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, आपके इफेक्टिव कंप्लायंसेस है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़ेगी अच्छी। साथ ही साथ में फ्रॉड और एरर्स एक तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। ओके, responsibilities of the management vis-a-vis auditors. When it comes to an audit, the management and the auditor are equally responsible. मैनेजमेंट का काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना, एज अ ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ठीक तरीके से प्रॉपरली बना के देना। एज अ ऑडिटर आपका काम है उनको एनालाइज करके मैनेजमेंट को ये समझाना कि जो चल रहा है वो काम सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे लिए। Primary responsibility of the management. The prime responsibility for maintaining an adequate accounting system and incorporating various internal control tests rests with the management. Definitely, the responsibility of closely monitoring the system to ensure that it is placed. इसका भी काम किसका है? मैनेजमेंट का है। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? To safeguard his own interest, definitely, the auditor might resort to examination and evaluation of internal control that exists in the organization. वो एक ऐसा ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा जो कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एडिक्वेट रिलायंस प्लेस करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर छोड़ दो, आपको आपका भी जजमेंट यूज करना है। द ऑडिटर शुड ब्रिंग आउट द वीकनेसेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफ एनी, अगर कुछ है तो। साथ ही साथ में मैनेजमेंट को उसने समझाना भी चाहिए है ताकि मैनेजमेंट को पता पड़े ये वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू अ मैनेजमेंट लेटर और लेटर ऑफ वीकनेस। Let us see how the internal control is evaluated by the auditor. तो इसके लिए ऑडिटर को सबसे पहले क्या करना है, उस सिस्टम को बहुत अच्छे से डेप्थ में समझ लेना है। अब ये वो समझ कैसे सकता है? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन, देन आपके जो मैनुअल इंफॉर्मेशन फ्लो है या आपकी कुछ डेटा पेपर वर्क है उसके थ्रू। बाद में उसको टेस्ट चेक करना है। अब ये जो टेस्ट चेक कैसे कर सकता है, आपको देखना है कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मैनेजमेंट के, तो उसकी एंट्री कैसी हो रही है, क्या जहां पे गलती हो रही है वहां पे उस सिस्टम वो उस चीज को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। और साथ ही साथ में आपका जो कंक्लूजन बन रहा है क्लाइंट के, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, उसके हिसाब से आप लोगों को आपके ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना है। अभी क्या है, चलिए देखते हैं ये पॉइंट। द ऑडिटर फॉर्म्स अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन हिज एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम व्हिच इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स है? द डिग्री एंड नेचर ऑफ वीकनेसेस इन द सिस्टम। कुछ वीकनेस मिला है क्या? अब अगर वीकनेस नहीं मिला है तो आप रिलायंस अच्छा खासा पेश कर सकते हो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। अगर वीकनेस मिला है तो वहां पे मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा और मैं बोलूंगी कि नहीं यार, मेरे को इसके ऊपर रिलायंस नहीं प्लेस करना है। Also the nature and timing and extent of substantive procedures that are to be applied. हम लोग next part में बात करेंगे substantive and compliance procedures के बारे में। Let us see what are the techniques used for evaluation of internal control system. ये 4 टेक्निक्स है। अगेन यहाँ पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसी तरीके से आप लोग पेपर में बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नैरेटिव रिकॉर्ड के बारे में, देन चेकलिस्ट के तरीके से, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो चार्ट एंड आईसीक्यूज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या कहता है? ये कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम है। कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। इट इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस वेयर अ फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज लैकिंग. Like in case of small businesses, gaps in the control system are difficult to identify using a narrative record.
चेकलिस्ट क्या कहते हैं? इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू फॉलो। यानी हम उसको पहले ही समझाते हैं, भाई देखिए आप लोगों को इस तरीके से काम करना है, इन एंगल्स पे, इन पॉइंटर्स पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी वीकनेस, मतलब जो एक वीक एरिया है उसमें आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहिए। फ्लो चार्ट, इट इज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिपिक्टिंग इट वेरियस एलिमेंट्स सच एज ऑपरेशंस, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स व्हिच हेल्प इन गिविंग अ कंसाइज एंड comprehensive view of the organization's working to the auditor. A complete flow chart would depict the process of raising the documents, personnel involved doing so, पूरी information मतलब top to लेके bottom information, the flow of documents to various departments, maintenance of records, flow of goods and consideration and dealing with results. The internal control evaluation process becomes easier through a flow chart. देखिए ये आपको आपके ऑडिटर भी कह रहे हैं कि अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है. As a broad picture of all the controls involved can be gauged in a simple glimpse. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के साथ में ही देख चुके हैं. दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन टू वेरियस पीपल एट डिफरेंट लेवल्स. डेफिनेटली थोड़ा सा और हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट आवर इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी. यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करें इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे आपका किसी का इन्फ्लुएंस नहीं काम करेगा आपके ऊपर. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पस for review of accounting, financial and other operations and controls established within an organization as a service to the organization. According to the Institute of Internal Auditors, internal audit involves 5 areas of operations. मतलब कौन से 5 चीजों के उनको ध्यान देना चाहिए. सबसे पहला जो है मेरे लिए दैट इज रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, financial and operating information, compliance with laws, policies, plans, procedures and regulations, safeguarding of assets, economic and efficient use of resources, also accomplishing of established goals and objectives for operations. चलिए इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. Yes. Internal auditors should review the reliability and integrity of financial and operating information and the means used to identify, measure, classify and report such information. आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, क्लासीफाई करना है, साथ ही साथ में रिपोर्ट कर देना है. Compliance with laws, policies, plans, procedures and regulations. Internal auditors should review the system established to ensure compliance with those policies, plans and procedures, laws and regulations which could have a significant impact on operations and reports, and should examine whether the organization is in compliance thereof. कि मतलब आप लोग important ये है कि आपकी जो compliance है वो आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जितने भी आपके ऊपर applicable rules, regulations, laws, acts है सबके साथ में. दूसरा मेन काम जो है हमें देखना है कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो इन प्लेस है, वो क्या हमारे एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बारे में मुझे रिव्यू करना है. इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इंटरनल ऑडिटर शुड इंश्योर द एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, आल्सो अकम्प्लिशिंग ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर ऑपरेशंस. इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू ऑपरेशन or programs to ascertain whether results are consistent with established objectives and goals, whether the operations of programs are being carried out as planned. Definitely ये मुझे चेक करना है. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो चलिए अभी बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में. इट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी, यानी यहाँ पे किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है. इट इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो इट कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर द सेम पर्पस. ये मेरे एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं या फिर मैं कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है उसको भी अपॉइंट कर सकती हूँ यहाँ पे. Then it is conducted for review of accounting, financial and other operations. तो क्या सिर्फ मैं अकाउंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन सबको इंक्लूड कर रही हूँ, और साथ ही साथ में जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए हुए ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी मैं कवर करने की बात कर रही हूँ.
It is conducted as a service to the organization and is not part of the organization. It intends to furnish the analysis, appraisal and suggestions and information concerning the activities reviewed to the management. यानी मैनेजमेंट को जो भी एनालिसिस वगैरह जाना है उन सारी चीजों को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. Internal audit functions is a continuous effort for promoting effective controls at reasonable cost. Definitely आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो internal audit function होता है वो involve करता है बहुत cost, but इसको हम लोग internal auditing के थ्रू बहुत ही reasonable level पे कर सकते हैं. Let us see what are the functions of internal audit. It acts as an appraisal function. आपको evaluate करना है, आपको कुछ काम नहीं करना है वहाँ पे, मतलब आपको specific कोई activity नहीं है as an internal auditor, but जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो नहीं रहा है कि हो रहा है, इसको आपको चेक करना है, इसका आपको appraisal करना है, यानी आपको evaluate करके बताना है क्या ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But an employee who spends some time reviewing the system of checking employee expense claims maybe he is performing an internal audit function as a service to the organization. The management requires that the auditor ensures the following: that its policies are fulfilled, that the information is required to manage effectively is reliable and complete. कि reliable है और साथ ही साथ में complete है. For this information is not only that which is going to be provided by the accounting system. यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा है आपका information system, आपके operation system जो information provide करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग connect करते हैं. That the organization's assets are safeguarded. Definitely the system है जो well designed है to detect fraud and error. और ये जो हम सोच रहे हैं, जितना हम लोग बात कर रहे हैं internal control system के बारे में, ये exist करता है, in place है, जितना इफेक्टिवली उसने काम करना चाहिए उतना इफेक्टिवली ये काम कर रहा है. What are the other duties of the internal auditor? Being concerned with the implementation of social responsibility of policies adopted by the top management. Concerned with the response of internal control system to errors and frauds, ये हमको देखना है prevention के साथ में. Being concerned with the response of the internal control system to external stimuli, मतलब बाहर से अगर कुछ influence आता है, बाहर से कोई आता है और कहता है चलिए आपको मैं bribe offer करता हूँ, और ये bribe को क्या मैं accept कर लूँगी? नहीं, मैं accept नहीं करूँगी. यही चीज मुझे check करनी है यहाँ पे. Also, it is acting as a training officer in the internal control matters. जहाँ पे अगर मुझे डायलमा है तो क्या काम करना चाहिए, ये भी मेरा internal control auditor मुझे बताने वाला है. It also gives interim reports, यानी midway reports जो है आपकी management reports जो है management को accounting या कुछ specific पॉइंट पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स लग गई तो ये भी आपको प्रोवाइड करता है. टेकिंग अ शेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन रिलेशन टू द फिगर्स इन द एनुअल अकाउंट्स एंड आल्सो बीइंग कंसर्न्ड विद कंप्लायंस विद एक्सटर्नल रेगुलेशंस सच एज दोज ऑन द एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिलेटेड पार्टीज. सब चीजों के ऊपर इट्स ऑल परवेसिव, सारे एरियाज को कवर कर लेता है आपका इंटरनल ऑडिट. लेट अस सी नाउ व्हाट इज द नीड फॉर इंटरनल ऑडिट. सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखें, बिजनेसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि हर जगह हर वक्त ओनर मैनेजमेंट जो है चेकिंग के लिए पहुंच नहीं सकता. इसके लिए आपको सबसे पहले जो है सबसे सिंपल रीजन इंटरनल ऑडिट चाहिए. फिर आपको पास में कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, तो कंप्लायंसेस आप ठीक तरीके से अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट जो ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं, आप लोगों के जो ऑनलाइन मैं कहूँगी जो ऑनलाइन आप लोगों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए जितनी बेनिफिशियल है उतना ही आपको हार्म कर सकती है. तो उससे कंपनी को बचाने के लिए भी कि भाई ऑनलाइन फिशिंग अटैक्स वगैरह तो नहीं हो रहे, उसके लिए भी एक अच्छा इंटरनल ऑडिट चाहिए. मुझे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मुझे मेरी कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना है, तो इन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है, तो इन चीज़ों के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इंटरनल ऑडिट जो है वो करती चलूँ. लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस टू दी मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनल ऑडिट. मेरे स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी. टू द मैनेजमेंट इन स्पेसिफिक, मैनेजमेंट जो है ओवरऑल कंट्रोल के बारे में समझ सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिट. Then next is internal audit. It furnishes the deviations in the following: the procedures adopted to safeguard the assets. में जितने भी आपको procedural lapses है सब मैनेजमेंट को समझ में आएंगे. It appraises the organizational structure and management information system. Yes, उसका evaluation हो जाता है, भाई पता करता है जो हमने पॉलिसी के लिए सोचा था वो एक्चुअली में intended result ले रहा है कि नहीं ले रहा है.
It establishes that the policies, plans and strategies implemented are well in place and gives suggestions on management information system reports, also for promoting effective controls at reasonable cost. साथ ही साथ में to the statutory auditor in specific, कैसे statutory auditing के लिए तो काफी important है. It evaluates the internal control system so that statutory auditor can reduce the number of tests और उसके ऊपर जो organization जो data provide कर रही है उसके ऊपर reliance place कर सकता है. It carries out physical stock taking procedures, so reliance on stock valuations is also increased. It helps in timely completion of accounts and accuracy of records. It evaluates the contingent liability existing at the year end, मतलब हर चीज जो है आपके लिए वो हेल्प कर रहा है. It also ensures correctness of financial statements through a system of pre-audit, मतलब आपके आने के पहले, आपके फाइनल चेकिंग के पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर भैया एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेटा जो है आपके लिए चेक करके रेडी करके रख चुका है. Let us see what is the benefit to the organization as a whole and the stakeholders in general. It provides strict supervision and direction to have effective control. It provides safeguards to the business assets and prevents misuse and misappropriation of all business assets. The auditor can suggest ways and means to improve performance of the business. भाई हम organization बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा change कर लो, आपका जो performance है वो और better हो जाएगा. It keeps a check on proper utilization of resources, which leads to reduction in cost. Now let us see what is the difference between internal and operational audit. इंटरनल ऑडिट जो है वो हम लोगों का बात करता है कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव के बारे में. साथ ही साथ में इसमें हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस होता है हमारा. इंटरनल ऑडिट में हम लोग बोलते हैं कि हम ऑडिट काम करेंगे, ट्रांजैक्शंस पे फोकस करेंगे, पॉलिसीज प्रोसीजर्स को चेक करेंगे. साथ ही साथ में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट सेंटर जो है बना के बजट की भी मॉनिटरिंग कर लेंगे, यानी जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है उनको हम लोग स्टिक कर रहे हैं कि नहीं. इट फोकसेस मोर ऑन पॉलिसीज, ट्रांजैक्शंस एंड compliances. So this is about my internal audit, but let's see what does my operational audit talks to you. Operational audit आपसे बात करता है with regard to risk identification, process improvement, यानी पूरे प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट को लेके बात करेगा. साथ ही साथ में बिजनेस के फोकस के बारे में बात करेगा. Also it talks about बिजनेस एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट फोकस और जो प्रोसेसेस है उसके बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं. जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको, इसको मोर फोकस इज ऑन रिस्क मैनेजमेंट. हमारा जो ज्यादा फोकस है ऑपरेशनल ऑडिट में दैट इज गोइंग टू बी ऑन रिस्क मैनेजमेंट. ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, रिजल्ट्स के बारे में बात करता है. साथ ही साथ में इट फोकसेस ऑन गोल्स, स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. Okay, so with this my part 3 ends and yes I am sure आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ऑडिट पढ़ने में. आप लोगों का बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी हो रहा है. साथ ही साथ में मैं आपको बार बार कहूंगी जैसे जैसे हम लोग इन डेप्थ फुल डिटेल में ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे. अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे. प्लीज प्रिपेयर वेल. ऑल द बेस्ट.